हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर द डीएनए में एक नया टॉपिक, राइट। डीएनए ही पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले भी मैंने आपको डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ाया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है। न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चाहिए मैम, राइट। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ही बनेगी ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, राइट। अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के लिए मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, कि ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। देन हमने देखा कि एक डायान्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। फिर हमने देखा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। फिर वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसका क्या है, एक हेलिक्स है, और वो दूसरे हेलिक्स के साथ कैसे कंबाइन होता है, राइट। तब जाके बनता है उसका क्या, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमने वहां पर देखी हुई है। अब वहां पर जब हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो दोनों की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, इनके अंदर फॉस्फेट और शुगर, ये दोनों तो बढ़िया तरीके से बॉन्ड बनाते हुए, ठीक है, एक दूसरे से कंबाइन होते हुए पूरी चेन को बनाते जा रहे थे। लेकिन हर एक चेन से बाहर निकल रहे थे क्या, प्रोजेक्ट आउट हो रहे थे कौन, सिंगल 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 सिंगल, कौन, नाइट्रोजनस बेसिस। कैसे थे वो, सिंगल थे, ठीक है। उनके पास कोई पेयरिंग नहीं थी, उन्हें पेयर करने के लिए वहां पर दूसरा कोई अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अब दूसरी पेयरिंग करवाने के लिए जो सेकंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वहां पर लाई गई, ठीक है, ताकि जो नाइट्रोजनस बेस है वो भी क्या कर सके, कंबाइन कर सके। वो भी कैसे हो सके, पेयर बना सके। तो उनकी पेयरिंग के लिए पूरा का पूरा जो आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिससे बनेगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है ना, वही आज आपको पढ़ना है कि वो बेस पेयरिंग जो हुई नाइट्रोजनस बेसिस में वो कैसे हुई, कैसे वो डायान्यूक्लियोटाइड से, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन बनी कि उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से वो डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कैसे कन्वर्ट हुई। दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनमें कौन से बॉन्ड्स बनेंगे। कहीं मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड है, कहीं मैंने आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड है, और वो बॉन्ड कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे। ये सब कुछ आपका प्रीवियस लेक्चर का मैं कंटिन्यूस करवा रही हूं कि वहीं से कनेक्ट होकर ये टॉपिक स्टार्ट होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर आपने इन केस प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, वहीं से ये लेक्चर जो है वो कंटिन्यू होता आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो भाई, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो एक बार जरा यहाँ देख लो, एक बार जरा यहाँ देख लो। ये बिल्कुल देखी सी शक्ल नहीं लग रही? हाँ मैम, बचपन से, मतलब साइंस का मॉडल जब भी बनाना होता है, 9th क्लास में अगर बनाना होता है तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज के ऊपर बनाना, सबसे ज्यादा मतलब मल्टीपल जो मॉडल्स बन के आते हैं, क्योंकि इजिली बन जाता है। 2 स्ट्रैंड्स लो, दोनों का ऐसे करके ट्विस्ट कर दो, बन गया, राइट। तो ये वाला जो आप ये से ट्विस्टेड वाला ऐसा करके एक स्ट्रक्चर बनाते थे, उसी के बारे में पढ़ने वाले हो आज, उसी के बारे में पढ़ने वाले हो आज। देखो देखो देखो, क्या पढ़ेंगे, शुरू करें। कलर ले लूं मैं जरा कुछ अच्छे से, कलर सी। The base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chains, ठीक है। ये जो बेस पेयरिंग है, इसकी वजह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी मिलती है। इस बेस पेयरिंग की वजह से वो जो बेस वहां पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में सिंगल पड़े हुए थे ना, जब डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब कैसी, डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, वो सारे के सारे बेसेस कैसे हो जाएंगे, अब पेयर्ड हो जाएंगे, आपस में पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। और इन पेयरिंग की वजह से ही न्यूक्लियोटाइड की जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिलेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है बताते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं, ठीक है। ये जो बेस पेयरिंग है सी, ये जो बेस पेयरिंग है इसे कहा जाता है कैसा, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो बेस पेयर्स होते हैं ये एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं कि भाई जो तेरे पास नहीं है चल मैं उसकी पूर्ति कर देता हूं, जो इसके पास नहीं है उसकी पूर्ति वो दूसरा कर देगा, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तभी तो दोनों का जोड़ा बनेगा ना। That's why they are making the base pairs because they are complementary to each other। तो जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं एक बार रिवाइज करवा दूं। नाइट्रोजनस बेसिस की मैं बात कर रही हूं। नाइट्रोजनस बेसिस मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है
कितने होते हैं, कितने होते हैं, कौन 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 याद करके बैठा है, किस किस को याद है? एक होता था मैम प्यूरिन्स होती थी, एक होता था प्यूरिन्स, दूसरा होता था पिरामिडिन्स। अब मैम प्यूरिन्स में भी कुछ कहानी थी अपनी, प्यूरिन्स में भी अपनी कुछ कहानी थी। कौन सी कहानी थी? हाँ, एडेनिन एंड ग्वानिन की। और पिरामिडिन्स में किसकी कहानी थी मैम? साइटोसिन, ठीक है। थाइमीन, और एक और होता है यूरेसिल जो कि होता है आरएनए में, है ना। थाइमीन तक चलता है आपका डीएनए में, और आरएनए में क्या होता था? थाइमीन की जगह पर यूरेसिल होता था, ठीक है ना। तो ये बेस पेयर्स है सारे के सारे, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, ये करेंगे आपस में पेयरिंग, ठीक है। अब इनमें से जो दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, जो दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। किससे का किसके बीच में बनेगा देखते हैं, ठीक है। अब देखो, तो therefore if the sequence of bases in one strand is known, ठीक है, अगर आपको एक स्ट्रैंड में जो जितने भी बेसेस हैं, ठीक है, मैंने क्या बनाई है इस तरीके से, बहुत ही रफ तरीके से बना दी मैंने, जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी ना, जिसमें आपका फॉस्फेट से लेके शुगर तक की पूरी चेन बनती है, फॉस्फेट से शुगर, शुगर से फॉस्फेट, फॉस्फेट से शुगर, शुगर से फॉस्फेट, ऐसे करके चेन बनी थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। प्रीवियस लेक्चर अच्छे से याद होना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत होनी है, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है। देखो, तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में सब में से क्या निकले हुए थे बाहर? नाइट्रोजनस बेसिस बाहर निकले हुए थे, सिंगल थे, बताओ थे या नहीं थे? ये सारे सिंगल थे ना, सारे सिंगल थे या नहीं? ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बाहर प्रोजेक्ट आउट हो रहे हैं, ये कैसे थे? सिंगल थे। इसमें मैं क्या बना दूं आपका 3' 5' एंड बना देती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल ये 3' एंड है इसका, और ये 5' एंड है, ठीक है। अब क्या होना है, अब क्या होना है, अब क्या होना है? देखो, ये जो सीक्वेंस बनेंगे, therefore if the sequence of bases is one strand is known, the sequence in other strand can be predicted, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं, कि यहां पर फॉर एग्जांपल कोई भी, ठीक है, कोई भी यहां से बेसिस प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें एडेनिन है, ठीक, इसमें मैंने कह दिया कि थाइमीन है, इसमें मैंने कह दिया कि ग्वानिन है, इसमें साइटोसिन है, इसमें फिर से एडेनिन है, इसमें थाइमीन है, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है इस स्ट्रैंड में, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा, जो डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाएगा, कैसा होगा वो दूसरा स्ट्रैंड? कैसा होगा वो दूसरा स्ट्रैंड? हाँ, बना के देख लेंगे एक बार। अब जब ये बनाया तो वो भी बनाना ही पड़ेगा मैम, ऑप्शन क्या आपके पास? बनाओ, बनाओ बैठ के, बनाओ, बना देती हूँ भाई, बना देती हूँ। ये देखो, ये बना दिया, ठीक है। इसका एंड मुझे लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखूंगी मैं? प्रीवियस लेक्चर किस किस को अच्छे से याद है? देखो, यहाँ होगा 5', यहाँ होगा क्या? 3', ठीक है। अब मुझे क्या बनाने? इसके जो सिंगल पड़े हुए थे ना बेस, ठीक है, ये सब सिंगल है बेचारे, इन सब को जोड़ा नहीं मिला है, इन सबको जोड़ा आज की क्लास में मिलेगा इनका, ठीक है। सारे सिंगल है ये बहुत छोटू नहीं होगा, इसके अंदर कैसे बैठेगा बेस? बहुत छोटू नहीं हो गया ये घर, थोड़ा बड़ा होना चाहिए इसका। हाँ, कैसे बैठेगा इसमें? थोड़ा अब देखो, अगर आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। एडेनिन को किसके साथ जोड़ा बनाना है, किसके साथ पेयरिंग करनी है, तो उसे ही यहां पर फिल करोगे ना। कोई एक के साथ ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि एडेनिन जो है वो साइटोसिन के साथ भी पेड़ा अपना जो पूरा जोड़ा है, अपना जो पूरी पेयरिंग है, जो उसको बॉन्ड्स बनाने हैं, डबल या ट्रिपल या हाइड्रोजन बॉन्ड जो भी बनाना है, जो पूरी कहानी आप आज पढ़ने वाले हो, ऐसा नहीं होगा कि इसके साथ भी बना सकता है, ठीक है, और इसके साथ भी बना सकता है। एक का जोड़ा दूसरे के साथ ही बनेगा, दोनों का फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अगर एडेनिन दोनों जोड़े में से एक यहाँ पर है, तो आपको दूसरा पता चल जाए कि एडेनिन, तो आप वहां पर फिल कर दोगे या नहीं। थाइमीन का पता है कि किसके साथ बनाता है, तो यहाँ फिल हो जाएगा। ग्वानिन का पता चल जाए किसके साथ बनाता है, तो यहाँ हो जाएगा। मतलब अगर आपको पता हो कि ये सारे जो बेस पेयर्स हैं ये किसके साथ पेयरिंग करते हैं, राइट, कौन सा किसके साथ पेयरिंग करता है, तो आपको एक स्ट्रैंड के बारे में अगर नाइट्रोजनस बेसिस पता हो, तो दूसरे स्ट्रैंड के आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो या नहीं? कुछ गलत है इस बात में? यहां तक क्लियर? अगर आपको एक स्ट्रैंड के बारे में पता है कि इसके अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये आपका गिवन स्ट्रैंड है, ये वाला कौन सा है आपका? गिवन, ठीक है, ये वाला।
और ये वाला आपको क्या करना है, फाइंड आउट। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। बताओ तो क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो? क्या चाहिए आपको ये बनाने के लिए, पता करने के लिए? बस इतना चाहिए कि इन सबकी पेयरिंग कौन किसके साथ करता है, बस ये पता चल जाए मैम, फिर तो ऐसे भर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, भर दोगे या नहीं? भर दोगे ना? बिल्कुल भर देंगे, बिल्कुल भर देंगे। तो अब आपको जानने की जरूरत है क्या, कि कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है। चलो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको लिख के रख लो एक बार जरा। ठीक है, इसको लिख के रख लो। ये जो क्वेश्चन मैंने रैंडमली यहां पर बना दिया है, जैसे ही मैं आपको बता दूं कि कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, जब हम इनकी पेयरिंग का रूल पढ़ लें तो फिर आप इसको फिल करना इसे। लिखो इस क्वेश्चन को जरा एक बार, लिख लो सारे इस क्वेश्चन को। जब मैं आपको बता दूं कि कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को फिल करके देखना। चलो आ जाओ, ये हो गया। देखो स्टार्ट करते हैं। अगर हर एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का, अब आप जो पूरा पढ़ रहे हो ना, अब आप पूरा जो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हो, दोनों जो हेलिक्स हैं, दोनों जो स्ट्रैंड है वो कैसे पेयरिंग करेंगे, यही सारे रूल्स पढ़ोगे। देखो अगर आपको पता है डीएनए के हर स्ट्रैंड से, ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, लेट अस कॉल इट एज अ पेरेंटल डीएनए। ठीक है, उसको आप मान लो, जो आप यहाँ पर गिवन वाला है वो पेरेंटल डीएनए है। जो नया बनेगा उसमें कौन सा पेयर आएगा वो आपको पता करना है। ठीक है, तो अगर वो क्या करेगा, एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा। ठीक है, एक टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। टेम्पलेट का मतलब एक तरीके से वो एक ढांचे की तरह, एक सांचे की तरह, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले तरीके की तरह वर्क करेगा, कि जिसने आपको एक टेम्पलेट सेट करके दे दिया, एक फॉर्मेट सेट करके दे दिया कि यहाँ पर ADGC, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन प्रेजेंट है। अब बताओ इसका जो दूसरा पेयरिंग वाला यहाँ पर बनेगा, दूसरा स्ट्रैंड जो बनेगा, उसमें कौन सा बेस पेयर होने वाला है। तो एक फॉर्मेट उसने सेट करके दे दिया, वो कहलाएगा क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या कहलाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। ठीक है, पेरेंटल डीएनए क्या किस तरीके से काम करेगा, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, जो आपको एक फॉर्मेट दे देगा कि ये वाला पेयर यहाँ पर है, ये वाला कोड है, इसका अपोजिट वाला जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला यहाँ पे भर दो। ठीक है, तो दिस विल बी द टेम्पलेट फॉर द न्यू स्ट्रैंड, फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, तो द 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है तो जो नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डॉटर डीएनए कह सकते हैं, thus produced would be identical to the parental DNA molecule। इस बात को मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। मान लो कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है ना, समझ गए इस बात को? ये इससे निकल रहे हैं इसके नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस निकल रहे हैं इससे। ठीक है, इनके बीच में यहां पर बॉन्डिंग है। ठीक है, इनके बीच में यहां पर बने हुए हैं बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो रेड कलर से मैं आपको दिखा रही हूं, ये क्या है, बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, इनके बीच में। अब मैंने क्या कहा कि ये जो अभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, इनमें से ये खुल के, ठीक है, ये बॉन्ड्स टूट के ये जो स्ट्रैंड है यहां से, ठीक है, यहां से इसके ये जो बेसेस हैं यहां पर, ठीक है, और ये वाला यहां पे, ठीक है, इसके ये जो बेस पेयर्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस हैं इसमें यहां पर। ठीक है ना, अब यहां पर, ठीक है, जिससे इसने ये बॉन्ड बनाए हुए थे, यहां पर अगर एडेनिन है और अगर वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, किसके साथ बनाता है, ठीक है, अगर एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, अभी मैंने नहीं बताया कि कौन किसके साथ बनाता है, अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूं कि यहां पर अगर एडेनिन था वो बॉन्ड बनाता है अगर थाइमिन के साथ, ठीक है, और यहां पर थाइमिन है, यहां पर फिर एडेनिन है, यहां पर फिर एडेनिन है, यहां पर फिर एडेनिन है, फिर थाइमिन है, फिर एडेनिन है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे कि यहां से ये जो दोनों स्प्लिट हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं कि यहां पर एक नए, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपके पेरेंटल स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक पेरेंटल डीएनए है उससे निकले हुए पेरेंटल स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये क्या है, पेरेंटल डीएनए, ये क्या है, पेरेंटल डीएनए, और ये क्या है उसके पेरेंटल स्ट्रैंड्स। ठीक है, एक एक स्ट्रैंड है ना अलग अलग, तो दीज आर द पेरेंटल स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, ये भी और ये भी। अब इन पेरेंटल स्ट्रैंड में जो ये कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से ही नया डीएनए बनेगा। ठीक है, नया जो स्ट्रैंड बनेगा जिसको बोलेंगे क्या, डॉटर, जिसको बोलेंगे क्या,
डॉटर डीएनए, ठीक है, डॉटर डीएनए स्ट्रैंड वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया इसलिए मैंने ए के बेस पे और पूरे में लिखा है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ अभी आपको एडेनिन का एग्जांपल दिया इसलिए मैंने एडेनिन ही लिखा है। यहां पर भी समझ लो कि अगर ये थाइमीन था तो इससे जुड़ा हुआ क्या होगा, एडेनिन होगा। ये एडेनिन था तो इससे जुड़ा हुआ क्या होगा, अभी मैंने आपको सिर्फ एडेनिन थाइमीन का एग्जांपल दिया है तो मैं वही बता रही हूँ। एडेनिन से क्या जुड़ा होगा, यहाँ पर थाइमीन जुड़ा हुआ होगा। एडेनिन से क्या जुड़ा होता है, यहाँ पर थाइमीन जुड़ा हुआ होगा। एडेनिन से फिर थाइमीन, थाइमीन से एडेनिन, इस तरीके से इसका चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, ये दोनों क्या हो गए, स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए, ये जॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इनको नया डॉटर स्ट्रैंड बनाना है। पेरेंटल स्ट्रैंड को क्या बनाना है, डॉटर स्ट्रैंड बनाना है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए तो इसके पास क्या होगा, थाइमीन किससे कंबाइन होता है, हमेशा एडेनिन से ही होता है, तो यहाँ पर एडेनिन आ जाएगा। जो यहाँ पर कोड है सेम टू सेम यहाँ आएगा। बताओ बताओ, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसी से बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बनेगी, किसकी किसकी बनेगी, डॉटर स्ट्रैंड की। जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो सेम बनेगा। देखो यहाँ पर क्या है, थाइमीन थाइमीन थाइमीन, वही बनेगा, थाइमीन थाइमीन थाइमीन, ठीक है, एडेनिन थाइमीन। बताओ, जो पेरेंटल स्ट्रैंड था वैसा ही बना, डॉटर सेम बना। अब ये वाला जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वैसा सेम टू सेम डॉटर स्ट्रैंड वहां बन जाएगा। देखो यहाँ बनेगा, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये थाइमीन, ये एडेनिन, ये एडेनिन, ये एडेनिन और ये क्या, थाइमीन, ठीक है। एक और है इसके बाद लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपका थाइमीन और ये यहाँ पर क्या था, इसका एडेनिन था, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, इस बात में क्या कोई कंफ्यूजन बचा, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन बचा कि जो पेरेंटल डीएनए है जब वो दो स्ट्रैंड्स अपने खोल देता है, ठीक है, अपने स्ट्रैंड्स को क्या कर देता है, खोल देता है, जो बॉन्ड बना हुआ है बेस पेयर्स का यहाँ पर, ठीक है, इस बॉन्ड्स को तोड़ के वो अपने आप को खोल देता है, ठीक है, एक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, ठीक है। पूरी लॉन्ग चेन है तो पूरी चेन का खुलना जरूरी नहीं है, चेन का एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक हिस्सा क्या हो जाता है, खुल जाता है, ताकि वो क्या कर सके, डॉटर स्ट्रैंड्स को बना सके। तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं बिल्कुल डॉटर स्ट्रैंड्स भी एग्जैक्टली वैसे ही बनते हैं। देखो वैसे ही बन रहे हैं, यानी देखो वैसे ही बन रहे हैं, यानी डॉटर स्ट्रैंड्स भी वैसे ही बन रहे हैं ना। जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वैसा ही डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है, बस एक यहाँ पे बना, दूसरा वहां पे बना। डॉटर स्ट्रैंड्स बिल्कुल सेम बने ना जैसा पेरेंटल स्ट्रैंड था, बस यही कह रहे हैं ये लोग यहाँ पर। समझ गए इस बात को कि जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, जो डॉटर डीएनए बनेगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल से। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल से आइडेंटिकल, डॉटर डीएनए आइडेंटिकल टू पेरेंटल डीएनए। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर यहां तक कॉन्सेप्ट? आगे स्टार्ट करूं, बहुत आराम से, बहुत टाइम देकर एक एक कॉन्सेप्ट में समझा रही हूं ताकि इस चैप्टर का हवा निकल जाए आपके दिमाग से, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकेम वेरी क्लियर, ठीक है। अब इसकी वजह से जो भी डीएनए के स्ट्रक्चर को लेकर जितने भी जेनेटिकल इम्प्लीकेशंस थे कि उनको प्रिडिक्ट कर पाना आसान हो गया कि अच्छा ऐसा ही होता है हमेशा, ये एक फिक्स बात है, तो उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अगर एक स्ट्रैंड भी हमारे पास है तो दूसरे को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बल्कि उसके ऊपर जितना होगा और उसके नीचे जितना पूरा का पूरा चेन है उसको भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है अगर उसका एक स्ट्रैंड भी हमारे पास है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रेडिक्शंस और ये सारे जो कैलकुलेशन है, इन सबको जेनेटिकली जो इनके इम्प्लीकेशंस हैं उन सब में काफी क्लियरिटी आई इस बात को पता चलने से, इस फैक्ट को पता चलने से। इसे मैं क्लियर कर रही हूं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले ले फटाफट से। चलो स्टार्ट करें, आगे देखें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के कि इसमें क्या क्या होता है, ध्यान से समझना, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ये सारे यहाँ पर फैक्ट्स दिए हुए हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से बनता है, ठीक है, जिसमें जो बैकबोन है, ठीक है, जो पूरी उसकी बैकबोन है, ठीक है, ये जो पूरी आप एक लाइन बना के इसको बताते हो, 2 लाइन बना के, ये लाइन एग्जैक्टली क्या है, इस लाइन में क्या होता है, शुगर ग्रुप होता है, ठीक है, शुगर ग्रुप होता है, वो जुड़ा होता है किससे, फॉस्फेट से, ठीक है। फिर फॉस्फेट वाला दूसरे न्यूक्लियोटाइड के किससे जुड़ा होता है, शुगर से, ठीक है। फिर इसका शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के किससे जुड़ा होता है, फॉस्फेट से। इस तरीके से ये शुगर फॉस्फेट करके पूरी जो है बैकबोन चलती है और उसमें से निकल के आता होता है क्या, इसको ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं
कि जो चेन है उसमें शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट इस तरीके से अटैच होता है, ठीक है। और दूसरे में क्या हो जाएगा, फिर इसके अंदर क्या है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। शुगर कौन सी, पेंटोज शुगर, है ना। शुगर कौन सी, पेंटोज शुगर। और अगर मैं बात करूं दूसरे स्ट्रैंड की, और अगर मैं बात करूं दूसरे स्ट्रैंड की, तो वो कैसा होगा, वो भी इसी का क्या होगा, अपोजिट होगा। वो भी इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। इनमें से क्या निकल रहे होते हैं, इनमें से इनके जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं वो निकल रहे होते हैं। इसी तरीके से चेन हमने पढ़ी है ना, शुगर से फॉस्फेट, फॉस्फेट से शुगर, इस तरीके से ये अटैच्ड होता है। तो ये जो पूरा शुगर फॉस्फेट वाला अटैचमेंट से जो दोनों ये चेन बन रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, ये इसकी बैकबोन है, ये इसकी बैकबोन है, ठीक है। अब इन दोनों चेन्स को फिर जोड़ कौन रहा है, बैकबोन तो शुगर एंड फॉस्फेट मोइटी हो गए। इन दोनों चेन्स को आपस में जोड़ कौन रहा है, जिससे वो क्या बन सके, डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन सके, नाइट्रोजनस बेसेस जोड़ रहे हैं मैम। अभी तो देखा हमने बेस पेयरिंग के थ्रू जुड़ रहा है। तो देखो, इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बनी है, जहां पर जो उसका बैकबोन है वो बनता है शुगर और फॉस्फेट लिंकेज से, ठीक है। और जो बेसेस होते हैं वो उससे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं, अंदर की तरफ निकले हुए होते हैं, है ना। बेस पेयर्स कहाँ होते हैं, अंदर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये देखो, इसके भी यहां से निकले होंगे, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ निकले होंगे तो किससे जाके पेयरिंग करेंगे भाई, जब उनका जोड़ा इस तरफ है तो वो अंदर की तरफ निकलेंगे ना, ताकि यहाँ जाके इनके साथ जोड़ा बना सके। यहाँ बाहर प्रोजेक्ट आउट होंगे तो क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं है ना। तो द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इन दोनों चेन्स की जो पोलैरिटी होती है वो कैसी होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। मतलब अगर एक चेन जो है वो 5' to 3' एंड वाली है तो दूसरी उसकी अपोजिट होगी, दूसरी होगी कैसी, दूसरी होगी कैसी, 3' to 5' वाली होगी, ठीक है। 5' to 3' और दूसरी होगी 3' to 5', ठीक है। ये देखो, इफ वन चेन हैज द पोलैरिटी 5' to 3' देन द अदर वन हैज द 3' to 5' पोलैरिटी। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर पहली में 5' to 3' है तो दूसरी में 3' to 5' हो सकती है, ठीक है। इसका अपोजिट करना था ना मुझे, चलो अच्छा 3' to 5' है तो दूसरी में 5' to 3' हो सकती है। बस हमेशा कैसा होगा कि अपोजिट रखनी है पोलैरिटी, ठीक है ना। जो भी है, जो भी पहले वाली का है दूसरे का उससे अपोजिट होना है, बस इतनी बात से मतलब है, ठीक है ना। ये एक फैक्ट हो गया। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, नेक्स्ट फीचर पे आते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स में जो बेसेस होंगे, दोनों स्ट्रैंड्स में जो बेसेस होंगे वो किस तरह से पेयर्ड होंगे, ये रूल मैंने अभी तक नहीं बताया। आप देखो ध्यान से, उस पे आते हैं, ठीक है। किस तरीके से दोनों स्ट्रैंड्स के जो बेसेस होंगे वो पेयरिंग करेंगे, ठीक है। इनकी पेयरिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। इनकी पेयरिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, जिसकी वजह से जो बेस पेयर है वो बनेगा, एडेनिन बॉन्ड बनाएगा, कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एडेनिन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, थाइमीन के साथ, ठीक है। अपोजिट स्ट्रैंड के थाइमीन के साथ, ठीक है। एडेनिन का जोड़ा किसके साथ बना, थाइमीन के साथ बना। कितने बॉन्ड बना के, 2। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया उसने, हाइड्रोजन। ये जो बॉन्ड मैंने बनाए हैं ये कौन से बॉन्ड है, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए उसने। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, नेक्स्ट बेस पेयर कौन सा होगा, ठीक है। ग्वानिन जो है वो बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ, ठीक है। ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ। और इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो कितने हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं, देखो जरा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं इनके, 3, ठीक है। यहां पर कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पिरामिडीन। अब देखो ये दोनों क्या थे, प्यूरिन्स, ठीक है। एडेनिन ग्वानिन क्या थे, प्यूरिन्स, पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल क्या थे, पिरामिडीन्स। तो हमेशा एक प्यूरिन का जो बॉन्ड बनेगा, जो बेस पेयर बनेगा, वो किसके साथ बनेगा, पिरामिडीन के साथ बनेगा, ठीक है। प्यूरिन का किसके साथ बनेगा, पिरामिडीन के साथ बनेगा। एडेनिन का हमेशा किसके साथ बनेगा, थाइमीन के साथ ही बनेगा। ऐसा नहीं कि पिरामिडीन में एडेनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना ले, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पिरामिडीन में भी एडेनिन किसके साथ बनाएगा, हमेशा थाइमीन के साथ, और ग्वानिन बनाएगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ।
एडेनिन थाइमिन के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही होंगे, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ही होंगे, ठीक है ना, फिक्स है। लेकिन एडेनिन के साथ अगर हम आरएनए की बात करें तो क्या होगा, थाइमिन ना होके यूरेसिल होगा। क्या होगा, थाइमिन ना होके यूरेसिल होगा, ठीक है। थाइमिन यूरेसिल दोनों एक साथ नहीं रहते, दोनों एक पार्टी में कभी नहीं जाते, दोनों का 36 का आंकड़ा है, ये मैंने पहले बता दिया था, ठीक है ना। तो this generates approximately uniform distance between the two strands of the helix, ठीक है। इसकी वजह से ये जो बेस पेयरिंग इतनी बिल्कुल फिक्स्ड रूल में और इतनी अच्छे तरीके से होती है, ठीक है, जिसको आप जब अभी स्ट्रक्चर वाइज पढ़ोगे तो इसकी वजह से ना एक बिल्कुल फिक्स्ड डिस्टेंस क्रिएट होता है कि जो पूरी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो कि क्या बना रही है, डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रही है, उसमें हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन्ड होता है, जिसकी वजह से जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको काफी स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, काफी स्टेबल उसका स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। ये देखो यहां तक तो आपको बेस पेयरिंग वाले रूल क्लियर हुए, ठीक है ना, कि एडेनिन हमेशा जो कि ठीक है प्यूरिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ, ठीक है, पिरामिडिन के साथ, और कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। आरएनए के केस में किसके साथ बनाएगा, यूरेसिल के साथ बनाएगा। ग्वानिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहां तक बात क्लियर। अब देखो नेक्स्ट फीचर क्या कहता है, थर्ड फीचर तक हमने देख लिया, फोर्थ फीचर ये कहता है, साइलेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं ना हम बेस पेयरिंग के, देखो The two chains are coiled in a right-handed fashion। ये जो 2 चेन्स है, मैंने कहा था ना आप ऐसे ट्विस्ट करके बिल्कुल बना देते थे, बन गया डीएनए का मॉडल और दे दो हमें पूरे नंबर, ऐसे ही करते थे मॉडल के नाम पे। तो यहाँ पर ये जो 2 चेन्स हैं ये किस तरीके से कॉइल्ड होती हैं, राइट हैंडेड फैशन में। मतलब आपने इनको कैसे कॉइल किया, राइट हैंड की तरफ अगर कॉइल किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझो, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। जो हेलिक्स है पूरा, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना ऐसा वाला पूरा डीएनए का, जो मैंने बिगनिंग में आपको स्ट्रक्चर दिखाया, ये जो हेलिक्स है ये कितना होता है भाई, 3.5 नैनोमीटर इसका पिच होता है। अ नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, दैट इज 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। ये इसकी यूनिट उन्होंने यहाँ पर साथ ही साथ बता दी कि अगर आप इस नैनोमीटर को इमेजिन ना कर पा रहे हो तो कर लो, ठीक है, बाकी कर लेना चाहिए था इमेजिन इतना तो, ठीक है, इतना तो पढ़ ही रहे हो, फिजिक्स को भी इतना तो पढ़ ही रहे हो, साइंस को भी, मैथ्स को भी, ठीक है, नैनो इतनी यूनिट्स तो पता होनी चाहिए भाई, इतना तो करके रखो यार, मतलब बिल्कुल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। मैंने इसको येलो बोला था, इसको क्या जरूरत थी दोबारा रेड होने की, हाँ इनका अलग ही चलता है। देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। हर एक टर्न की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक जो टर्न आ रहा है, सिर्फ एक टर्न की बात कर रही हूं, पूरे हेलिक्स की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ जो एक टर्न आ रहा है उस एक टर्न में भी रफली अगर देखा जाए तो लगभग 10 बेस पेयर्स हो जाते हैं उस एक टर्न में। आप समझो कि कितनी ज्यादा हाईली कॉइल्ड ये स्ट्रक्चर है, और उसके सिर्फ एक टर्न में अगर 10 बेस पेयर्स आ रहे हैं तो आपको पता ही है ना कि बेस पेयर के बेसिस पर ही डीएनए की लेंथ मेजर की जाती है, कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो कितना उसकी लेंथ है वो कैसे मेजर की जाती है। मैंने बताया है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि वो बेस पेयर से ही काउंट की जाती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट है। अब आप समझो कि एक टर्न में सिर्फ 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, कितना ज्यादा उसका नंबर जाने वाला है। तो कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर एंड अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। देखो पिच कितनी है उसकी, 3.4 नैनोमीटर है ना। एक टर्न में बेस पेयर कितने हैं, 10 बेस पेयर। इसके बेसिस पर ही कैलकुलेशन चलता है बेस पेयर का। ये पूरा आपको यहाँ पर डिजाइन करके बताया है फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक हेलिक्स के अंदर जितना भी उसके बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक है, 2 बेस पेयर के बीच में, वो कितना निकल कर आएगा, 0.34 नैनोमीटर निकल कर आएगा। 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना निकल कर आएगा, 0.34 नैनोमीटर निकल कर आएगा। ये कैलकुलेशंस है इसके कुछ, ठीक है। क्या तो नहीं रह गया मैडम इस चैप्टर में, सब कुछ ही तो आ गया। केमिस्ट्री आपने इसमें बता दी, फिजिक्स आपने इसमें बता दी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपने इसके अंदर बता दिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आ गया। तभी तो बोला था मैंने कि बाकी चैप्टर से अलग है ये। हाँ, क्यों ऐसी थोड़ी अलग हो जाएगा, सब कुछ पढ़ना पड़ता है इसके अंदर, आपको सब कुछ देखना पड़ता है। चलो 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 एट लास्ट देखते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में जो हम बात करें। जो मैंने अभी एक टर्न की बात की थी ना, वो इस टर्न की बात की थी, ये एक टर्न, ठीक है। एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं। यहां नहीं दिखाए पूरे 10, बिल्कुल ऐसे घुसा के 10 दिखाएंगे तो फिर ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आएगा क्या। हाँ, यहां नहीं दिखाए हैं पूरे गिन के,
नंबर आपको बता दिया है। आगे देखो, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। ठीक है, डबल हेलिक्स में एक बेस पेयर का जो प्लेन है वो दूसरे के ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर क्या करता है, वो ओवरलैप करता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, कन्फर स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ साथ ये जो एक स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, ये जो एक स्ट्रक्चर है पूरा, ये क्या करता है, डीएनए के इस पूरे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो बॉन्डिंग बन रही है ये तो कर ही रही है, ये तो मतलब बिल्कुल कर ही रही है पूरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड, ये भी साथ में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहा है, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स के स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देखना है। क्या आपको दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो होती है डीएनए के अंदर, क्या ये दोनों आपको दोनों ही केसेस में कांस्टेंट नजर आती हैं या इनके बीच में कोई डिफरेंस है? तो भाई हमेशा इनका जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस डगमगाएगा तो जो उसकी स्टेबिलिटी है वो चली जाएगी, और ऐसा नहीं होता है। ये कैसा होता है, स्टेबल होता है भाई। ये जाना जाता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। क्यों जाना जाता है पता है स्टेबिलिटी के लिए? क्योंकि इसके पास थाइमीन होता है। इसके पास क्या होता है, थाइमीन होता है। ठीक है, और आरएनए के पास क्या होता है, यूरेसिल होता है। यूरेसिल जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि भाई वो इधर से उधर उछलता ही रहता है, रिएक्ट करके कभी कुछ कंपाउंड बना लिया, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया, तो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होती। और एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं कि उसको क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर थाइमीन इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसको एक थ्रू आउट स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस स्टेबल स्ट्रक्चर में भाई इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आपने एक जो बेस पेयर उसका डिस्टेंस कुछ बढ़ा दिया, दूसरे का फिर कुछ कम कर दिया, और फिर दोनों के बीच की आपने गैप जो है वो बढ़ा दिया या कम कर दिया, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमेशा कांस्टेंट चलता है। द प्रपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, डीएनए के प्रपोजिशन की अगर हम बात करें, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए, तो इट्स सिंप्लिसिटी इज इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम वेरी रिवोल्यूशनरी। ठीक है, इसको इतना इजीली क्योंकि ये इतना स्टेबल और एक कांस्टेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको पढ़ पाना, इसके प्रेडिक्शंस लगा पाना और इससे जेनेटिक सारी चीजों को, जेनेटिक डाटा को मेंटेन कर पाना, जीन मैपिंग कर पाना, ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो रही हैं, डीएनए की स्टेबिलिटी की वजह से पॉसिबल हो रही हैं। ये जितने भी स्टडीज की जा रही हैं, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, ये सब किस बेसिस पर पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि डीएनए स्टेबिलिटी दे रहा है। ठीक है ना, एक स्टेबल कैरेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है ना, अब देखो भाई ये डायग्राम देख लेते हैं पहले, फिर बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। इस डायग्राम को देख लें पहले। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर मैम ऑब्वियस है कि हमें दो हेलिक्स दिख रहे हैं, और जितने सुंदर सुंदर कलर्स का यहाँ पे यूज किया गया है जो आपका साथ नहीं देते कभी, ये वाले तो बने बनाए ना, ये तो देंगे। तो यहाँ पर जो ये बेस पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेस पेयर्स और कुछ नहीं है, एडेनिन ने थाइमीन के साथ जोड़ा बना लिया है और अब ये साथ साथ रहेंगे। ठीक है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ जोड़ा बना चुका है। इनका जोड़ा बनने के लिए इनको कितने बॉन्ड्स लगे थे, इनको लगे थे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और इन्हें कितने लगे थे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस बात को याद रखना। इसको कितने लगे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स याद रखना, इनको लगे थे डबल और इसको लगे थे ट्रिपल। ठीक है, और अगर यहां पर मैं सारी कहानी सेम रखूं और बोल दूं कि डीएनए नहीं आरएनए है, तो आप कुछ मत करना, बस इस थाइमीन को उठा के फेंकना और यूरेसिल को लाके चिपका देना, बस इतना करना। ठीक है ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, आगे देखो, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको इस टॉपिक से, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल डोगमा क्या है, चलो देखते हैं। देखो, फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने एक सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर उन्होंने ये प्रपोज किया और उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए से आरएनए की तरफ ट्रांसफर होती है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसफर होती है और इसका साइक्लिक कुछ प्रोसेस उन्होंने बताया। ठीक है, क्या बताया देख लेते हैं। ठीक है ना, तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन वाली इन्होंने प्रोसेस बताई। ठीक है, डीएनए से आरएनए वाली जो प्रोसेस मैंने आपको बोली है, इस डीएनए से आरएनए वाली प्रोसेस के लिए और आरएनए से प्रोटीन वाली प्रोसेस के लिए कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है,
कुछ टर्म्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन, ये सारे टर्म्स, ये सारी प्रोसेसेस भी आप आगे पढ़ने वाले हो, लेकिन अभी आपको सिर्फ इसका फ्लो बताना है जो कि सेंट्रल डोग्मा में फ्रांसिस क्रिक ने बताया था, अभी सिर्फ वो पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करके डीएनए बनाता है, अपनी रेप्लिका जनरेट करता है, ठीक है। डीएनए ने अपनी रेप्लिका जनरेट की, अपनी एक कॉपी बनाई, डीएनए ने डीएनए बनाया, यहां तक कोई दिक्कत है ना। डीएनए ने डीएनए बनाया तो हमें क्या दिक्कत, बनाने दो, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, क्योंकि उसने अपनी रेप्लिका जनरेट की, रेप्लिकेशन बोल दिया मैम, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो रेप्लिकेशन हुआ, ये जो रेप्लिकेटेड डीएनए हुआ, ये क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है ना, जेनेटिक कोड जो उसके अंदर है, वो जेनेटिक कोड कौन लेके जाएगा, मैसेंजर आरएनए अपने अंदर कॉपी करके लेके जाएगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए उस जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके अपने पास से और मैसेज जो है वो आगे जाके फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए ने जो वो पूरा जेनेटिक कोड का इंफॉर्मेशन अपने अंदर लिया है, उसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, कि उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्ट किया अपने अंदर, ठीक है। फिर वो मैसेज को जब लेके चला गया सही जगह, ठीक है, तो उसको, उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को, उस जेनेटिक कोड को फिर क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया, और जब उस जेनेटिक कोड को ट्रांसलेट करके कुछ नया बनाया गया, तो वो जो बना वो क्या बना, प्रोटीन बना। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा सीक्वेंस चला आ रहा है, इस पूरे सीक्वेंस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। यहां पर डीएनए रेप्लिकेट करके डीएनए बनाता है, फिर उस जेनेटिक कोड को ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है एमआरएनए में, एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट किया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन, और फिर बनता है प्रोटीन। और ये पूरा सीक्वेंस क्या कहलाएगा, आपका सेंट्रल डोग्मा के अंदर आएगा, जिसे बनाया किसने, फ्रांसिस क्रिक ने बनाया था। इसके अंदर कुछ वायरसेस की अगर हम बात करें तो इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। कुछ वायरसेस में ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए से डीएनए में जाती है, ऐसा कुछ वायरसेस में होता है, ठीक है। मोस्टली आपका यही है। तो क्या आपको ये जो आरएनए से डीएनए में जा रही है इंफॉर्मेशन, कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस, क्या आप इस प्रोसेस का कोई एक सिंपल सा नाम बता सकते हो, कैसा कब होता है, किस प्रोसेस में होता है जब आरएनए से डीएनए में इंफॉर्मेशन जाए, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, सारी चीजें मैं बता देती हूँ, तो आप लोग बस क्या करते हो, आते हो, लेक्चर सुनते हो, चले जाते हो, ठीक है। कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। पता करो कि आरएनए से डीएनए में इंफॉर्मेशन जा रही है तो कैसे जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, और किन वायरसेस में वो जाती है, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए, तो एग्जाम्पल भी फाइंड आउट उसका करके रखना जब तक मैं आके दूसरा टॉपिक ना पढ़ाऊं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नए टॉपिक को पढ़ेंगे अबाउट द डीएनए, ठीक है। डीएनए ही पढ़ रहे हैं अभी हम, तब तक आपको ये होमवर्क करके रखना है कि जो रिवर्स फ्लो है, मतलब आरएनए से डीएनए इंफॉर्मेशन कौन पहुंचा रहा है, किस वायरस में ऐसा होता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये होमवर्क आपको करके रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।